अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, चैप्टर का तकरीबन आखिरी टॉपिक है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स मतलब एंजाइम्स को नाम कैसे दिया जाता है, जिसमें हमने कहा था कि जो IUB है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और आजकल नाम चेंज हो गया उसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो उन्होंने मतलब एंजाइम को नाम देने के लिए प्रॉपर तरीका बताया कि उसके आखिर में एज लगाना चाहिए, उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन जो है उसके साथ एज लगेगा और पिछला जो नाम होगा वो सबस्ट्रेट को डिफाइन करेगा। तो ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि ये जो एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो इन एंजाइम्स को प्रॉपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ बेसिस पे, ठीक है। तो उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास बेसिस हैं, तो एंजाइम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने में? दो में। एक हमारे पास एंजाइम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब क्या है कि वो एंजाइम्स किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो हमारे पास एंजाइम्स का नाम और एंजाइम्स की कैटेगरीज डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास बेसिस कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। एक बात ठीक हो गया है, बड़ा इजी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इनका नाम याद रखना या इसके बारे में समझना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। एक हमारे पास सबस्ट्रेट के बेस पे डिवाइड किया गया एंजाइम्स को, दूसरा हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पे, टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पे डिवाइड किया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे जो एंजाइम की मुख्तलिफ कैटेगरीज है या एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन भी इससे बहुत आते हैं, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, कोई MCQ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये लेक्चर उस हवाले से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि जिस तरह के रिएक्शन वो परफॉर्म करे उसके बेस पे हमारे पास एंजाइम्स की कितनी कैटेगरीज बन सकती। और इसको डिवाइस करने के लिए याद रखना 1955 में एक कमीशन बना था, साइंटिस्ट का ग्रुप बना था एंजाइम्स के हवाले से, क्या जितने भी एंजाइम्स हैं ना इनको प्रॉपर एक वे में कैटेगराइज कर लो या इनको मतलब कैटेगरीज में डाल लो। और 1961 में जो इस एंजाइम कमीशन है ना, और ये एंजाइम कमीशन किसके अंडर था? ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसी के अंडर था। तो इन्होंने वो कैटेगरीज शुरू में जो की थी वो 6 कैटेगरीज थी। कितनी थी? 6 मेजर कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखना कि जिस सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे इसी सीक्वेंस में कोशिश करो कि याद रखो। अभी नहीं याद रखोगे तो आगे अपर लेवल पे जब एंजाइम कमीशन नंबर के हवाले से देखोगे तो फिर वो सीक्वेंस याद रखना लाजमी हो जाता है। तो एक वो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बात दूसरी ये कि जो 6 मेजर क्लासेस उस वक्त जो है ना वो डिफाइन की गई थी, बुक में भी 6 लिखी हुई, हालांकि अभी उसमें एक 7वीं क्लास जो है वो भी ऐड हुई है, तो उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वो 6 जो क्लासेस हैं उनके ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन याद रखना, वो 6 हैं। और उनको याद रखने का आसान सा तरीका है, ये लफ्ज याद रखो, OTH लिल, ठीक है। निमोनिक कर लो या जो भी कर लो, लेकिन ये OTH लिल और अगला जो है वो भी T से शुरू होगा, उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे जो अभी ऐड हुआ। ये 6 हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस हैं जिसको आज हमने समझना, ठीक है। OTH लिल। अब OTH मतलब सबसे पहली, ये सबसे पहली क्लास होगी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है, ठीक हो गया। तो यहीं से हम OTH लिल के हिसाब से इसको कैटेगराइज करेंगे। तो इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अभी यहां से सिर्फ हमने समझना है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, ऑन रिएक्शन टाइप, कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है उसके बेस पे जो कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स है वो अभी हमने कहा था कि 6 हैं। 6 हमने समझनी है, 7वीं आखिर में समझेंगे, और वो होगी हमारे पास OTH लिल। इसको जिस तरीके से तुम लोग अपने लिए याद रखते हो, लेकिन OTH लिल इसके एक निमोनिक की फॉर्म में है, मुश्किल काम नहीं है। इसको हम 6 कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें
यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है ओ। ओ का मतलब क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। पहली जो हमारे पास मेजर क्लास ऑफ एंजाइम है वो क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। अब यहां से देखो एज आ गया, तो मतलब मजे की बात यह है कि जितने भी सबके आखिर में एज आएगा, क्योंकि एंजाइम्स है। ऑक्सीडो रिडक्टेज हमारे पास सबसे पहली मेजर कैटेगरी है, नंबर 1 जो है वो हमारे पास अगर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है तो टाइप ऑफ रिएक्शन यहां से क्या पता चल रहा है? यही से हमें यही तो पता चल रहा है कि ये इस तरह के रिएक्शंस होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है हमारे पास? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हालांकि मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, फिर भी मैं बता दूं सिर्फ रिकॉल करने के लिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास, जरा सोचो। एंड व्हाट इज रिडक्शन। ये दोनों जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं ये एक ही साथ होते हैं, इसीलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास? लॉस ऑफ प्रोटॉन आइंस, बायो की जुबान में प्रोटॉन आइंस के लॉस, दैट इज ऑक्सीडेशन। या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अगर एक मॉलिक्यूल से प्रोटॉन आइंस या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। और अगर हमारे पास गेन ऑफ प्रोटॉन हो, गेन ऑफ क्या हो? गेन ऑफ प्रोटॉन आइंस हो या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होता है हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन होगा। समझ आ गई? ऑक्सीडेशन क्या है? किसी मॉलिक्यूल से प्रोटॉन आइंस का निकलना, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसके मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक एग्जांपल है, हर जगह पढ़ोगे बायो में। NaDH। क्या हमारे पास? NaDH। ये जो NaDH मॉलिक्यूल है ये अपना प्रोटॉन आइन लॉस कर देता है, गिव कर देता है। तो जब ये प्रोटॉन आइन लॉस करता है तो हम कहते हैं NAD+ और H हमारे पास क्या हो जाता है? ये चीज बन जाती है। ठीक है, ये बड़ा इंटरनल कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी के लिए इतना सिर्फ जहन में रखो। तो अब ये NAD+ NADH इस फॉर्म में था, फिर इसने एक प्रोटॉन आइन जो है वो क्या कर दिया? वो प्रोटॉन आइन उसने लॉस कर दिया। जब ये लॉस हो गया तो अब ये देखो ये इसके साथ क्या हुआ? बेसिकली इसके साथ ऑक्सीडेशन हो गई। कि ऑक्सीडेशन के बाद NADH जो है वो NAD+ में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन आइन गया, फारिग हो गया, ठीक है, लूज हो गया। अगर इसका रिवर्स में करता हूं कि इस NAD के साथ में प्रोटॉन आइन मिलेगा तो क्या होगा? जब प्रोटॉन आइन मिलेगा मतलब गेन ऑफ प्रोटॉन आइन है तो वो रिडक्शन होगी। क्या होगी? रिडक्शन। मतलब रिडक्शन के नतीजे में ये चीज बन रही है और ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये चीज बनती है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। इस तरह के कई हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स होंगे, कई ऐसे रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिसमें रिएक्शन जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, कुछ रिड्यूस हो रहे होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, कुछ रिड्यूस हो रहे होते हैं। और याद रखना अमूमन जो है हमारी बॉडी के अंदर जब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसके अंदर ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है। NADH इन्वॉल्व हो जाएगी, NADPH इन्वॉल्व हो जाती है, FADH2 इन्वॉल्व हो जाती है। अमूमन, हर केस में नहीं कह रहा लेकिन अमूमन जो है ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हवाले से थोड़ा सा था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन और इसका काम कैसे होता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है उन रिएक्शंस को कैटालाइज जो एंजाइम्स करेंगे उसको कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। उसको क्या एंजाइम, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल है, क्या होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब ये वाला जो एंजाइम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आखिरी वाला एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एंजाइम भी बेसिकली अपने से पिछले वाले को ऑक्सीडाइज करके अगले वाले को रिड्यूस करता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये उसकी एग्जांपल हो जाती है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की। इसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में है, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल है GAP डिहाइड्रोजिनेज की, ग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसको मैं इन शॉर्ट लिखता हूं GAP डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो अब ये जो GAP डिहाइड्रोजिनेज है, इस एक बात बता रहा हूं कि जब डिहाइड्रोजिनेज कहीं पे आ जाए तो समझ जाओ कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम है, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ही प्रोटॉन आइंस का निकालना है।
तो हमारे पास लॉस ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन है तो मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है। तो ये जो जीएपी है इसको अगले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो, जो हमारे पास जीएपी डिहाइड्रोजिनेज है। पहली कैटेगरी, पहले जो हमारे पास क्लास है एंजाइम्स की वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की है, ओ। उसके बाद दूसरी कैटेगरी टी है। टी हमारे पास, टी का मतलब क्या होगा? टी का मतलब हमारे पास होगा ट्रांसफरेजेस। क्या है हमारे पास? ट्रांसफरेजेस। अब यहां से भी पता चल रहा है, एज तो एंजाइम हो गया, ट्रांसफर मतलब ये किसी ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ये किसी कंप्लीट ग्रुप को ट्रांसफर करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप उठता है और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैच होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेशन। और ये जो एंजाइम्स यूज होंगे वो ट्रांसफरेजेस हैं। वो क्या हमारे पास ट्रांसफरेजेस हैं। और इसके एग्जांपल जो है, इसमें एक बात और याद रखना कि ये अदर देन प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन भी एक मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन भी एक एटम है, आयन है, वो भी तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आ रहा है, लेकिन वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में चला जाएगा क्योंकि प्रोटॉन को छोड़ के अगर कोई ग्रुप जो है वो आ रहा है। इसी तरीके से एक और, एक तो मतलब एक हमारे पास क्या बात याद रखनी है कि ये अदर देन प्रोटॉन होगा, अदर देन प्रोटॉन आइंस। इसके बाद एक और हमारे पास जो बात इसके बारे में याद रखनी है कि जो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा होगा ना, वो फ्री स्टेट में नहीं होगा। ग्रुप विल नॉट बी इन फ्री स्टेट, नॉट बी इन फ्री स्टेट। समझ आ रही है कि मतलब जो ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स हैं वो एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप उठा के उसको दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैच करवाएंगे, ये ट्रांसफरेजेस हैं। लेकिन वो जो ग्रुप ट्रांसफर होगा, एक तो वो हाइड्रोजन नहीं होगा मतलब प्रोटॉन नहीं होगा, और दूसरी कि वो फ्री नहीं होगा, फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होगा, वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा। और उसकी एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास, ये भी ग्लाइकोलाइसिस में है। ग्लाइकोलाइसिस की एग्जांपल इसलिए कोट हो रही है क्योंकि आगे पढ़ोगे चैप्टर 4 जो है हमारे पास, कौन से वाला? बायोएनर्जेटिक्स जो है फेडरल बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हवाले से, तो वहां पर ये चीज पढ़ोगे। ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी उससे आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, लेकिन वहां पे भी ये एंजाइम यूज हो रहे हैं, इसलिए ज्यादातर हमने वही एंजाइम जो है वो कोट कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। अब वो फ्रुक्टोकाइनेज भी हो सकता है, ग्लूकोकाइनेज भी हो सकता है, उसको ऊपर लेवल पे रखने दे। अभी के लिए फास्फोहेक्सोकाइनेज इसको बोल दो, या फिर सिर्फ हेक्सोकाइनेज बोल दो, जो तुम लोगों को अच्छा लगता है। तो फास्फोहेक्सोकाइनेज जो है, अब ये एंजाइम बेसिकली करता क्या है? ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम ये बेसिकली करता क्या है कि हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का जैसे ही स्टार्ट होगा, जो रिएक्शन, जो 10 स्टेप्स वाला रिएक्शन, उसमें जब जैसे ही पहला रिएक्शन स्टार्ट होगा कि सेल के अंदर जब ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को मैं यहां पे थोड़ा इन शॉर्ट ड्रा कर लेता हूं कि ग्लूकोज हमारे पास इस तरह का होगा, ठीक है, और यहां पर भी एक कार्बन जो है वो दंदनाता फिर रहा होगा, ये ग्लूकोज है। तो जैसे ही ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है, तो ये जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ये एक एटीपी को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? एटीपी को। अब एटीपी हमें पता है एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है हमारे पास? एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके एक साइड पे नाइट्रोजनियस बेस होगी, दूसरे साइड पे हमारे पास फास्फेट के 3 ग्रुप अटैच हुए होते हैं। सही है, फास्फेट के क्या अटैच हुए होते हैं? 3 ग्रुप अटैच हुए होते हैं। क्या बना रहा हूं? पी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, फिर ओ, फिर पी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, फिर ओ, फिर पी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। इसी तरह भाई हमारे पास सिंपल एटीपी है। अब ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये एटीपी है, वो इस एटीपी को, किसको? इस एटीपी से ये एक फास्फेट का ग्रुप जो है वो निकालेगा और इसको उठा के इस कार्बन पे जोड़ देगा, ऐसे ओ पी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये वाला जो ग्रुप था, ये जो एटीपी के अंदर फास्फेट का ग्रुप था, ये भी फ्री नहीं था। ये क्या था? फ्री नहीं था। तो वो एंजाइम आया, उसने ये वाला ग्रुप निकाला, ये ग्रुप उठा के फिर हमारे पास ग्लूकोज के ऊपर जोड़ दिया, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे जोड़ देता है बेसिकली। तो वहां पे जब ये जोड़ेगा तो अब यहां पे बेसिकली क्या हुआ? फास्फेट का ग्रुप ट्रांसफर हुआ। इसी तरह अमीनो ग्रुप भी ट्रांसफर हो सकता है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है, बहुत सारे, वो अंदर की बातें हैं, उसको अभी अपने लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे या इंटरमीडिएट के लेवल पे उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत जिंदगी पड़ी है, इंशाल्लाह सीखोगे। अभी के लिए सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि ये काम हमारा ग्लाइकोलाइसिस में भी होगा, इसलिए बता रहा हूं। तो एटीपी से उसने ग्रुप निकाला
और ग्लूकोज पे डाल दिया। ये जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली ये होता है कि ग्लूकोज प्लस एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और साथ में हमने एक और बात डिस्कस की थी, मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी यहां पे, ठीक है, मेटल आयन की। तो ग्लूकोज और एटीपी ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में एडीपी जो है वो रह जाती है। तो यहां पे ये जो एंजाइम यूज हो रहे हैं, अब ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं कि ऐसे एंजाइम जो कि एक मुकम्मल ग्रुप को, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड से उठा के दूसरे कंपाउंड पे रखेंगे तो उसको कहेंगे हम ट्रांसफरेजेस। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरेजेस। जिसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है हेक्सोकाइनेज, जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। तो अब समझ आ गई। यहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट थी। पहली बात हमारे पास क्या थी? पहली बात हमारे पास ये थी कि हेक्सोकाइनेज जो मतलब ये जो ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम एक तो प्रोटॉन आयन को छोड़ के कोई और ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन आयन इन्वॉल्व हो गया तो वो तो हमारे पास क्या है फिर? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। दूसरी बात कि वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो फ्री स्टेट में नहीं होगी। बातें जो है वो जहन में जरूर रखना, क्योंकि कंसेप्ट डेवलप करेंगे और कभी कभी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कंसेप्चुअल, फेडरल बोर्ड में तो खास तौर पर। तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास ओटी, ओ तो हो गया ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, टी हो गया ट्रांसफरेजेस। अब आते हैं एच पे। एच क्या है हमारे पास? एच है हमारे पास हाइड्रोलेजेस। तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो क्या है? हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस भी बड़े प्यारी सी कैटेगरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी में बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो करते क्या है? वो किसी बड़े मॉलिक्यूल को, एक लार्ज मॉलिक्यूल को टुकड़े 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 करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। लेकिन एक तरीका वो यूज करते हैं हाइड्रोलाइसिस करके। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर की एडिशन करके। क्या करके? वाटर की एडिशन। फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस इज द एडिशन ऑफ वाटर टू ब्रेक अ कंपाउंड। एक बड़े मॉलिक्यूल को, मतलब एक ये बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको टुकड़े टुकड़े करेगा ये हाइड्रोलेज, लेकिन क्या है? वाटर ऐड करके। क्या ऐड करके? वाटर ऐड करके। तो जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल वाटर के एडिशन की वजह से छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, इस टर्म को क्या बोलते हैं? जो हमारे पास सेकंड चैप्टर था उसमें पढ़ा था, इस टर्म को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो जब एक पॉलीमर एक मोनोमर में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या इन ड्यू टू वाटर, तो वो जो एंजाइम जो इस तरह का काम करते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोलेजेस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो हाइड्रोलेजेस ये कौन से एंजाइम्स होंगे? ऐसे एंजाइम जो कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, या लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेंगे विद द एडिशन ऑफ वाटर, विद द एडिशन ऑफ वाटर। तो इसको हम फिर बोलेंगे हाइड्रोलेजेस। एग्जांपल्स में इसके काफी सारे, जितने तुम लोगों ने अभी तक एंजाइम याद किए हुए ना बड़े प्यारे प्यारे से, वो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम में तकरीबन आ जाते हैं। जैसा कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो कौन से? हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादातर, जैसे कि पेप्सिन हो गया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन हो गया, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज है, वो लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से रेनिन है, ब्लड, हमारे जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी इसका काम है, किडनी भी इसकी रिलीज करती है और बच्चों में जो है वो स्टमक भी रिलीज करता है। तो रेनिन वो भी इसकी एग्जाम्पल है जो कि हाइड्रोलेजेस की एग्जाम्पल है, ड्यू टू वाटर जो है वो ब्रेक डाउन करता है। छोटी सी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन जो भी है, अब बिल फर्ज है पेप्सिन है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो एक प्रोटीन है, प्रोटीन में बेसिकली क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे दो सिंपल से अमीनो एसिड हम कंसीडर कर लेते हैं। वैसे भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करना कौन सा मुश्किल है? दरम्यान में कार्बन रखो, एक इस तरफ कार्बन रखो, इस तरफ नाइट्रोजन रखो, अमीनो ग्रुप होगा। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। एक तरफ पे हाइड्रोजन होगा। ये तीन परमानेंट होते हैं। एक हमारे पास कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। तो अब ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, बिलफर्ज ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक नाइट्रोजन, उसके साथ फिर कार्बन, ये दोबारा से फिर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये फिर से एच, और ये कोई और आर है और इसके साथ भी एक एच है। ये एक मैंने सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़े रखा है, डाइपेप्टाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइपेप्टाइड ही मोनोपेप्टाइड है, इसमें एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है तो मोनोपेप्टाइड है, दो अमीनो एसिड इसमें होते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है।
जो हाइड्रोलिसिस एंजाइम है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। लेकिन ब्रेक करने का उनका तरीका ये होगा कि वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल को देंगे OH, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल को देंगे H। H2O को ब्रेक करके एक को H देंगे, दूसरे को OH देंगे। तो जब इसके साथ OH मिल जाएगा, अब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर गया, लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी है, इसको OH मिल गया, उसको H मिल गया, तो ये अमीनो एसिड अलग हो गया, ये अलग हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो यहां पे जो एंजाइम यूज होंगे वो हमारे पास होंगे हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या होंगे, हाइड्रोलिसिस। तो होप्स हो कि अब भी समझ आ गई कि हाइड्रोलिसिस का वाटर के साथ क्या लेना देना। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एग्जांपल में हमारे पास ये सारे जितने भी प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं उनमें से कोई भी कोड कर लेना। ये बात एक हो गई। एक और बात याद आई, शुक्र है अभी याद आई, इससे पहले कि पूरा लेक्चर ही हो जाता। जनरल स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में बोर्ड में ये चीज आई हुई है कि व्हाट इज द जनरल स्कीम। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का जो जनरल स्कीम है वो कैसे बनेगी कि हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल है A, एक दूसरा मॉलिक्यूल है B, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में था, ये रिड्यूस स्टेट में था, क्या है, या ये वाला रिड्यूस स्टेट में था, जो आपको अच्छा लगता है क्योंकि बात एक ही आएगी, और ये ऑक्सीडाइज स्टेट में था। अब जब इस पे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम एक्ट करेंगे तो A हमारे पास जो कि रिड्यूस स्टेट में था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, जबकि B जो कि ऑक्सीडाइज स्टेट में था वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब एंजाइम एक की ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे की रिडक्शन करेगा। मिसाल के तौर पर रिड्यूस स्टेट में था, इस A ने एक हमारे पास प्रोटॉन जो है वो लूज किया, इसने प्रोटॉन क्या किया, लूज किया। तो जब ये रिड्यूस स्टेट में था, इसने प्रोटॉन लूज किया, तो ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, और ये B ऑक्सीडाइज स्टेट में था, इसने वो प्रोटॉन गेन किया, इसने वो प्रोटॉन क्या किया, गेन किया। तो जब इसने प्रोटॉन गेन किया तो ये किस में हो गया, रिड्यूस स्टेट में चला गया, क्योंकि गेन ऑफ प्रोटॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ प्रोटॉन इज ऑक्सीडेशन। ए ने लॉस किया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, बी ने लॉस किया तो बी ने गेन किया तो वो रिड्यूस हो गया। इसी का रिवर्स देखें, अगर बी रिड्यूस स्टेट में था तो जब इसने प्रोटॉन लूज किया तो ऑक्सीडाइज हो गया, ए ऑक्सीडाइज स्टेट में था, जब इसने प्रोटॉन गेन किया तो ये रिड्यूस स्टेट में चला गया। ये इसकी जनरल स्कीम है। ठीक है, हमारे पास कोई भी जो जनरल तरीके से अगर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की, तो इस तरीके से बताएंगे। एक बात, दूसरी बात ट्रांसफरेजेस के लिए थी। ट्रांसफरेजेस में हमने क्या बात की थी, ट्रांसफरेजेस में हमने बात की थी कि एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप को उठा के दूसरे मॉलिक्यूल पे फिट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक ग्रुप है B और एक और मॉलिक्यूल है C। इसको ऐसे कंसीडर करो, ये हमारा ATP है, ये हमारा ग्लूकोज है, तो ATP से एक फास्फेट उठ के ग्लूकोज पे अटैच होगा। तो इसी तरीके से A भी एक मॉलिक्यूल है और एक C मॉलिक्यूल है। तो ड्यू टू ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स अब क्या होगा, इस A से B का ग्रुप निकल के C पे अटैच हो जाएगा, मतलब A ऐसे रह जाएगा और C के साथ B वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास ATP था, ATP से हमारे पास एक जो फास्फेट ग्रुप है वो निकल के ग्लूकोज पे अटैच हुआ, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, जबकि ATP जो हमारे पास ATP पीछे क्या रह गई थी, ADP रह गई थी। तो ये हमारे पास जनरल स्कीम ऑफ द ट्रांसफरेजेस है। इसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोलिसिस के जो जनरल स्कीम बनेगी, हाइड्रोलिसिस की जनरल स्कीम क्या बनेगी, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है A और B आपस में जुड़े हुए, जैसे अभी हमने अमीनो एसिड जोड़े थे। जब उनको वाटर मिलेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंजाइम ये A और B के दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल उसका H लेगा, दूसरा उसका OH लेगा। तो A हमारे पास H ले लेता है, जबकि B हमारे पास OH ले लेता है, और इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। तो अभी तक ये 3 ग्रुप हमने पढ़ लिए जो कि जनरल स्कीम्स के साथ हैं। ठीक है, किसके साथ है, जनरल स्कीम के साथ है। अब आते हैं चौथे ग्रुप पे। OTH हो गया, अब लिल रहता है। O ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, T हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसफरेजेस, H हाइड्रोलिसिस, अगला L है, काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे पास लाइजेस। काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक क्लास है, क्लास ऑफ एंजाइम जो है लाइजेस। याद रखना लाइजेस जो है उसको यूं समझो कि वो भी बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में।
किसमें? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में, जितने भी लाइसेज एंजाइम्स हैं वो भी ब्रेक डाउन करते हैं। हो सकता है जोड़े भी, मतलब उसका रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है सिंथेसिस वाला, लेकिन बेसिकली ये भी ब्रेक डाउन करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बट विदाउट वाटर, विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। अगर वो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं तो वो हाइड्रोलाइसिस है। अगर उनको वाटर की जरूरत नहीं पड़ रही या वो वाटर को ऐड करके किसी चीज को ब्रेक डाउन नहीं करे तो वो हाइड्रोलाइसिस है। ये दोनों में फर्क है। बाकी अमूमन जो है ये भी होता है कि इनके नतीजे में या तो डबल बॉन्ड बन जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर कोई रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ये ऊपर की बातें, अभी के लिए इतना बहुत है कि अगर तुम बगैर वाटर के एडिशन के किसी चीज को तोड़ रहे हो तो तुम कौन से वाले एंजाइम हो? तुम हाइड्रोलेज हो। अगर तुम वाटर को ऐड करके किसी चीज को तोड़ रहे हो तो तुम हाइड्रोलेज हो। बस इतना याद रखो। तो लाइसेस भी ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड्स को ही ब्रेक करते हैं, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर नहीं करते। विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर या विदाउट द हाइड्रोलाइसिस जो है वो ब्रेक डाउनिंग करते हैं। इसके बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है हमारे पास हिस्टिडीन। क्या है? हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। अब बेसिकली ये एंजाइम क्या करता है? ये लाइएज की एग्जांपल है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। और ये जो साथ साथ में एग्जांपल बता रहा हूं इसको कहीं ना कहीं लिखते जाओ ताकि बाद में मसला ना हो कि किस ग्रुप का कौन सा एंजाइम है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एंजाइम हो जाते हैं किताब के हवाले से। कभी कभी एग्जामिनर का जो है वो दिमाग आउट हो जाता है तो वो दे देते हैं, सीधा रटे वाला क्वेश्चन दे देते हैं। तो लाइसेस में एक एग्जांपल है हमारे पास हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। और ये हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज बेसिकली करता क्या है कि ये एक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, उस हिस्टिडीन पे ये एक्ट करता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामीन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसमें कोई वाटर की एडिशन नहीं होती। ये तो बुक में लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज है तो सबस्ट्रेट उसका हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन को ड्रा कर लेते हैं। हिस्टिडीन अभी हमने बात की है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड है तो 3 ग्रुप्स कॉमन, दरमियान में कार्बन, एक साइड पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक साइड पे H, एक साइड पे NH2 कर दो, NH2, ठीक है। वैसे इधर O नेगेटिव तो इसको NH3 पॉजिटिव भी लिख सकते हो। और ये जो हमारे पास मेन R ग्रुप है वो चेंज होगा। हिस्टिडीन के केस में वो R ग्रुप होता है हमारे पास CH2, उसके बाद एक रिंग होती है इस तरह की, ठीक है। इसके इस कोने पे भी हमारे पास एक NH होता है, ना इस कोने पे नहीं, गलत कर गई, इस कोने पे एक NH होता है और एक इस कोने पे NH होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास जो अमीनो एसिड है इसको बोलते हैं हिस्टिडीन। क्या बोलते हैं? हिस्टिडीन। तो ये लाइज एंजाइम जो आके जो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो आके ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। क्या करता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। और ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो ये CO2 की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। पीछे ये जो स्ट्रक्चर बचता है इसको बोलते हैं हिस्टामीन। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टामीन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से, अब यहाँ पे इसने कोई वाटर ऐड नहीं किया लेकिन उसने ब्रेक डाउन किया है, तो ये CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया, हिस्टामीन पीछे रह गया। मतलब जो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज है वो हिस्टिडीन को कन्वर्ट करता है हिस्टामीन में प्लस CO2 में, और यहाँ पे कौन सा हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है। तो ये एंजाइम किसके एग्जांपल हो गई? ये एग्जांपल हमारे पास हो गई लाइएज एंजाइम्स की। समझ आ गई? ये किसकी एग्जांपल हो गई? लाइएज एंजाइम की। इसको भी अभी हम जनरल स्कीम इसकी रहती है, जनरल स्कीम इसकी डिस्कस कर लेते हैं वो कैसे होती है। तो लाइएजेस में अभी हमने सिंपल क्या कहा था कि ये भी ब्रेक डाउन करता है लेकिन विदाउट वाटर। तो ये भी बेसिकली हमारे पास A B आपस में जुड़े होते हैं बेचारे, उनको ये कन्वर्ट कर देगा A और A प्लस B में, लेकिन यहाँ पे कोई वाटर की एडिशन नहीं होगी। सबसे इजी जो हमारे पास है वो ये है, या फिर इस तरह ये जुड़ भी सकते हैं सिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये तो जनरल स्कीम हो गई लाइएजेस की। 4 हमने कर लिए, पीछे हमारे पास I रह गया, लिल का I रह गया। I हमारे पास क्या है? बड़ा ही इजी है, आइसोमरेजेस। क्या है हमारे पास? आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस नाम से पता चल रहा है क्योंकि ये ऑन द रिएक्शन टाइप ही है। तो आइसोमरेजेस ऐसे एंजाइम्स हो गए जो कि
किसी मॉलिक्यूल के अंदर चेंजिंग लाएंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब मेरे अंदर ही कोई चेंज आके मेरे यहां से एक और बाजू निकल जाएगा, हालांकि वो मेरा ही पार्ट होगा लेकिन वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या मेरे अंदर ही चेंज आके मेरा एक कान दूसरी साइड पे पीछे कहीं लग जाएगा, तो कान तो मेरा ही होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अब चेंज होगा। तो इसी तरीके से ये जो एंजाइम्स होते हैं, जो आइसोमरेजेस एंजाइम्स होते हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रासेल्यूलर कह रहा हूं, इंट्रामोलिक्यूलर क्या है, ब्रिंग अबाउट इंट्रामोलिक्यूलर चेंजेस, या चेंजेस से ज्यादा प्यारा वर्ड है रीअरेंजमेंट्स। किसी चीज को रीअरेंज कर देंगे, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देंगे, रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास जब एक मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट्स होती हैं तो आइसोमर बन जाता है। क्या बन जाता है? आइसोमर बन जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उसको आइसोमर बोलते हैं। तो वो आइसोमर बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसको आइसोमरेज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? आइसोमरेज बोलेंगे, जो कि बेसिकली किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स करते हैं और इनकी वजह से उस मॉलिक्यूल का एक आइसोमर बन जाता है। तो इस तरह के एंजाइम्स को बोलेंगे आइसोमरेजेस। सबसे प्यारी एग्जांपल फिर से हम ग्लाइकोलाइसिस को क्या करेंगे, कोट करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में भी हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि आइसोमरेज है। क्या है? आइसोमरेज। नाम मैं बता देता हूं, नाम है उसका फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। आप तो कहोगे ये तो वही वाला है, उस हेक्सोकाइनेज के साथ ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम आएगा। इस फॉस्फोहेक्सोकाइनेज के साथ आइसोमरेज, ओहो हेक्सोकाइनेज नहीं, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। काइनेज नाम ही ट्रांसफरेजेस के लिए होता है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम। अब बताते हैं कैसे। हमारे जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, उसी का दूसरा जो हमारे पास पहला स्टेप जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, अब दूसरे स्टेप में वही ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट होगा वो हम ग्लाइकोलाइसिस में देख चुके हैं, अगर क्यूरियस हो तो ग्लाइकोलाइसिस देख लो। तो वो हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, यहां पे मैं फिर से बना देता हूं अपना अंतला मंतला ग्लूकोज वाला, ठीक है। ये ग्लूकोज है, इसके साथ ये कार्बन है और इसके साथ एक फास्फेट का ग्रुप भी अभी अटैच हुआ है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है। तो ये जो आइसोमरेज एंजाइम है वो आके इसी ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये एक कार्बन इधर भेज देगा, बाकी वही COP डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, ठीक है। तो उसके कार्बन नंबर 6 पे अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन गया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है। इसका दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। तो यहां पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हमारे पास आइसोमरेज है, क्योंकि वो ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में फर्क ही है ये कि ग्लूकोज का कार्बन अंदर था रिंग के, अब उसने कार्बन उठा के बाहर लगा दिया। तो अब ये वाला पहला कार्बन है तो पहला कार्बन फिर से फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम जो इस तरह का काम करते हैं, जो कि आइसोमर्स बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? आइसोमरेजेस एंजाइम्स। उसको क्या बोलेंगे? आइसोमरेजेस एंजाइम्स। ठीक हो गया। एग्जांपल में हमारे पास फ्रुक्टोज आइसोमरेज या ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज, जो भी इसका नाम बनेगा उसको बना लो। जनरल स्कीम की अगर बात करें तो जनरल स्कीम में हमारे पास क्या है कि एक मॉलिक्यूल था ABC, ठीक है। आइसोमरेज की वजह से क्या है, किसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, अब A के साथ C और C के साथ B लग जाएगा, सिंपल। तो ये आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमरेज के जो एंजाइम्स है उनका जनरल स्कीम इस तरीके से होता है कि जो रीअरेंजमेंट से वो हो जाएंगे इसके अंदर। अब पहले A के साथ B जुड़ा था, अब A के साथ C जुड़ा है, पहले B के साथ C जुड़ा था, अब C के साथ B जुड़ा है। बात तो एक ही हुई लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहा, स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो गया। उसके बाद आखिरी एल जो है, अगर उसको हम डिस्कस करें तो आखिरी एल है हमारे पास लाइगेज। क्या है? लाइगेजेस। लाइगेज का मतलब वैसे भी जोड़ना ही होता है, लाइगेट करना, किसी चीज को जोड़ना। तो लाइगेजेस एंजाइम बेसिकली दो चीजों को आपस में जोड़ेंगे, दो चीजों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कंडेंसेशन होगी। क्या होगी? कंडेंसेशन होगी। दो चीजें जोड़ेंगे, जुड़ेंगे, दो मोनोमर आपस में मिलके एक डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर, जो भी मर्क है वो बन जाएगा।
लेकिन सिंपली यहाँ पे लैंग्वेजेस में ये नहीं कि दो चीजें जोड़ेंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल। एक बात और याद रखनी है कि साथ में जो दो चीजें अगर जुड़नी है ना, तो याद रखना जब चीजें जुड़ जाती हैं तो उसको उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और लाइगेजेस वो एंजाइम्स होंगे जो जो कि दो चीजों को जोड़ेंगे तो सही, लेकिन वो जो एनर्जी गेन करेंगे वो एटीपी से करेंगे। वो एटीपी को तोड़ के उससे एनर्जी लेंगे और उस एनर्जी की मदद से दो चीजों को आपस में जोड़ेंगे। तो इस तरह के जो हमारे पास कंडेंसेशन होगी जिसमें एनर्जी एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से हासिल होगी, इसको बोलते हैं लाइगेशन। और इस तरह के जो हमारे पास एंजाइम्स होंगे उसको बोलेंगे लाइगेज एंजाइम्स, ठीक है, लाइगेजेस। बड़ी प्यारी एग्जांपल है, अभी सेकंड चैप्टर में हम देख रहे थे। फास्फोडाइएस्टर का नाम तो सुना होगा कि फास्फोडाइएस्टर लिंकेज जब क्रिएट होती है तो थोड़ा सा रिकॉल करो। फास्फोडाइएस्टर लिंकेज में हो क्या रहा था कि दो न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए की पॉलीमराइजेशन में हो चाहे वो आरएनए की पॉलीमराइजेशन में हो, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ तो रहे थे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए, लेकिन उनको एनर्जी कहां से आ रही थी कि वो जो एटीपी टूटी है तो उससे जो एनर्जी हासिल हुई वही हमारे पास क्या थी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिंकेज को बनाने में हेल्प कर रही थी। तो वो एनर्जी कहां से आई, एटीपी से आई, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का नाम सुना है, क्या है हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज। ये किसको जोड़ते हैं, ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब और क्या इसमें बोलूं कि जो हमारे पास डीऑक्सी का मतलब क्या होगा कि वहां पे जो राइबोज शुगर होगा उसकी कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है। डीएनए में यही तो फर्क है। दूसरा आरएनए है, आरएनए भी वही है लेकिन अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा। तो इसकी अगर जनरल स्कीम स्टडी करें तो जनरल स्कीम में बेसिक लाइगेजेस में क्या है कि ए और बी आपस में मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि एटीपी टूटे, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी वो एटीपी के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ पे यूज हो जाएगी और ये ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि एटीपी बेचारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं कि फास्फेट इसके साथ जुड़ेगा, फास्फेट भी बेचारा रिलीज हो जाता है, लेकिन वो जो एनर्जी एटीपी के टूटने से हमें मिलती है उस एनर्जी के थ्रू ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गए 6 classes of the enzymes on the basis of reaction types, on the basis of reaction types। अब हमने शुरू में क्या बात की थी कि ये पुरानी है, 1961 में ये काम हुआ था, फिर उसके बाद इसमें अपग्रेडेशन होती गई, बुक वाले सो रहे। अभी इसमें एक और ग्रुप है वो ऐड हुआ है, 7 जो ग्रुप्स हैं अभी, तो उसमें से जो 7वां ग्रुप ऐड हुआ है वो हुआ है ट्रांसलोकेजेस का। इसको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि बुक में हमारे क्या है, बुक में हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं तो हम 6 को याद करेंगे, लेकिन 7वां अभी पता होना चाहिए कि अभी ये ग्रुप 7 है जिसमें 7वां ग्रुप ऐड हुआ है ट्रांसलोकेजेस का। ट्रांसलोकेजेस किस तरह के एंजाइम्स होंगे, ये ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि आयंस को या किसी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसलोकेट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, ट्रांसलोकेट। जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर अगर बात करें तो इस तरह के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अब ये एंजाइम बेसिकली यहाँ पे प्रोटॉन आयंस जो होते हैं उन प्रोटॉन आयंस को बाहर निकालते हैं या बाहर जो बने होंगे, वैसे अभी मैं कहाँ उसमें चला गया ट्रांसपोर्ट चेन में, अभी के लिए तरह समझो कि वो प्रोटॉन आयंस को क्या कर लेंगे, इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे निकलने की वजह से एटीपी बनती है। तो वो हमारे पास होता है एटीपी सिंथेटेज। तो वो एटीपी सिंथेटेज एग्जांपल है हमारे पास ट्रांसलोकेज की, कि जिसमें आयंस या कोई और मॉलिक्यूल यहां से यहां पे जा रहे हैं और उसकी वजह से कोई काम हो रहा है। तो इस तरह के ये जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर जो प्रोटीन्स है, यहाँ पर जो एंजाइम्स है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेज एंजाइम्स, और इसके काम होता है ट्रांसलोकेशन, जिसकी एग्जांपल एटीपी सिंथेटेज है। तो वो भी आजकल उस तरह के जो एंजाइम्स हैं जो कि ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसको एक 7 बड़ी कैटेगरी जो है उसमें डिवाइड किया गया। उसके बाद शुरू में हमने बात की थी कि ये जो सीक्वेंस है ऑक्सीडो ट्रांसफरो हाइड्रो लाइए आइसोमरे लाइगे, ठीक है, ये हमारे पास OTH लिंक जो है ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए तो खैर है अगर तुमने उसको उल्टा सीधा कर दिया, लेकिन आगे फिर इसी के बेस पे एंजाइम कमीशन नंबर निकलता है। एंजाइम कमीशन नंबर मतलब वो 4 डिजिट कोई नंबर होता है। ये क्या हो गया हाथों को, खैर दोनों पढ़ेंगे।
तो इंजाइम कमीशन नंबर हमने कहा बिलफर्ज वो कोई नंबर है 111.1.1.1, ये एक इंजाइम है, उसका कमीशन नंबर है। जैसे तुम लोगों का फोन नंबर होता है, ठीक है, वो अगर जो फोन नंबर तुम लोगों के पास है वो सिर्फ तुम्हारे पास है, वो किसी और के पास उस तरह का फोन नंबर नहीं है। इसी तरीके से इंजाइम का भी एक नंबर होता है जिसको इंजाइम कमीशन नंबर बोलते हैं। तो वो कमीशन नंबर इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस नंबर का जो पहला डिजिट है वो शो करता है द सीरियल नंबर ऑफ द ग्रुप, क्या वो किस ग्रुप है। अब जैसे ये 1 है, इट्स मीन कि तुम लोगों को इंजाम का ना भी पता हो, अगर यहाँ पे 1 है तो इट्स मीन कि ये पहले ग्रुप से ताल्लुक रखता है। जिसे अगर यहाँ पे 2 है तो मतलब वो दूसरे ट्रांसफरेजेस से, अगर यहाँ पे 3 है तो वो हाइड्रोलेजेस है, यहाँ पे 4 हो तो वो लाइजेस है, यहाँ पे 5 हो तो वो आइसोमरेजेस, और यहाँ पे 6 हो तो वो लाइगेजेस, और आजकल अगर 7 हो तो ट्रांसलोकेजेस है। तो ये जो एंजाइम कमीशन नंबर बनता है, उसके बाद उसकी सब क्लास, फिर आखिर में उसके जो टाइप ऑफ रिएक्शन पे बात चली जाएगी, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बाद में उसको उसी सीरीज में याद रखने से अच्छा है कि अभी से कोशिश करो कि याद रहे कि हमारे पास ये जो मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स है वो कौन कौन सी और किस सीरीज किस सीरियल नंबर में आती है। तो उसके लिए ओटीएच ले लिया अगर याद रहेगा तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा। ओटीएच अच्छा ओ ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, टी अच्छा ट्रांसफरेजेस, एच ओ अच्छा हाइड्रोलेजेस, अच्छा एल लाइजेस है, अच्छा आई आइसोमरेजेस है, और आखिरी लिल वो तो जोड़ता है लाइगेजेस है। तो इस तरीके से याद रहना जो काफी आसान हो जाता है। तो होप सो के क्या है हमारे पास, हमने आज का डिस्कस किया, हाँ, रिएक्शन टाइप्स के बेस पे एंजाइम को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और उनका क्या क्या मतलब है और उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, इस बारे में काफी अंदाजा हो गया होगा और काफी सारी जो बातें हैं उनका इल्म हो गया होगा। तो टाइम काफी हो गया, इससे पहले कि बिजली फिर से चली जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।